नमस्कार। आज के भौतिक विज्ञान शिक्षण में मैं दौलत सिंह गुसाई, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 विषय भौतिकी भाग 1 अध्याय 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व पर चर्चा करेंगे। आज के चर्चा के बिंदु हैं ऑरेस्टेट का प्रयोग, चुंबकीय बल, इसके अंतर्गत स्रोत और क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और लॉरेंज बल, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल और उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न हम करेंगे। तो चर्चा के बिंदु में हम पहला देख लें ऑरेस्टेट का प्रयोग। हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेट ने 1820 में जो है एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में एक चालक तार लिया और उसको एक समतल पर इस तरीके से उसके सेंटर में से इसके अंदर से प्रवेश करते हुए एक चालक तार लिया और उसको जो है बैटरी से हमने क्या करना है, धारा प्रवाहित करनी है। तो वहां पर तो एक समतल पर एक चालक तार लिया जिसके भीतर जो है इसके प्रवेश करते हुए चालक तार है और यहाँ पर जो है एक मैग्नेटिक नीडल चुंबकीय सुई यहाँ पे ली गई और जैसी जो है उनके सिरे यहाँ पे अगर हमारे पास ये ए सिरा और यहाँ पर बी सिरा, तो यहाँ पे हमारे पास जो चालक तार है ए बी है और ए बी को जब हमने बैटरी से हमने जोड़ा तो इस पे देखा गया कि चुंबकीय जो सुई है वो किस प्रकार से व्यवहार कर रही है। तो यहाँ पर जैसे हमने बैटरी से जोड़ा तो बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरीके से जो है धारा प्रवाहित हो रही है, तो धारा प्रवाहित होने की दिशा में चुंबकीय सुई की दिशा जो है विक्षेपित हो गई। तो यहाँ पे आप देख रहे हो चुंबकीय सुई जो है उसी दिशा में जो है विक्षेपित हो गई। यहाँ पर आपका जो है इससे जो निष्कर्ष निकाला ऑरेस्टेड ने कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित किसकी वजह से होती है, चुंबकीय क्षेत्र की वजह से विक्षेपित होती है। तो यहाँ पे जो विक्षेप उत्पन्न हुआ चुंबकीय सुई में, इसका मतलब उसके चारों ओर, इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर अगर हमारे पास हम देखें जो चालक तार इसमें जो है इस तरीके से जो है इसके चारों ओर इस तरीके की जो है चुंबकीय जो सुई है इस तरीके से जो है उसकी जो नीडल है ये एन और एस, यहाँ पे हमारे पास ये वाला एन होता है, ये वाला एस होता है। यहाँ पर पॉइंट लगाते हुए चलें तो यहाँ पे इनके एन पर जो हमने पॉइंट लगाते हुए चले तो यहाँ पर हमें जो है एक वृत्ताकार पथ हमें मिलता है। इनके जो पॉइंट होगा आप देखेंगे यहाँ पर, तो एक सर्कल इस तरीके से बनते हुए चलता है, तो एक लूप जैसे बनता है। तो यहाँ पर जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को प्रदर्शित करता है, यानी एन जो है उसकी डायरेक्शन जो है बल रेखाएं जो है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा इस तरीके से। तो इस वायर के चारों ओर जिधर धारा प्रवाहित हुई उसके चारों ओर क्या होने लग गई, मैग्नेटिक फील्ड जो है जनरेट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यही ऑरेस्टेड ने प्रयोग बताया था। यहाँ पे हमारे पास जो चुंबकीय सुई की जो दिशा है इस दिशा में हमारे पास ये एन हो जाएगा और अब की बार हम जो है क्या करेंगे, जो बैटरी है उसकी ध्रुवता बदल देंगे, यानी जिस क्षेत्र में हमारे पास जो चालक तार हमने जो लिया था ए बी, उसको हमने जो है पहले ए को हमने जो है धन टर्मिनल से जोड़ा था और बी को ऋण टर्मिनल से जोड़ा था। तो इस तरीके से जो हमने इससे पूर्व हमने देखा कि बैटरी को हमने जो है ए इसके जो है हमने जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा था और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को हमने बी से जोड़ा था, लेकिन अब हम उसकी ध्रुवता बदल देंगे। तो अब हम देखें तो हमने जो अब की बार ए को बैटरी के पॉजिटिव से और बी को बैटरी के नेगेटिव से जैसे जोड़ा तो इसमें जो है धारा प्रवाहित होने लग गई। इस तरीके से जो धारा बह रही है, अब की बार जो है एन की जो डायरेक्शन होगी चुंबकीय सुई नीचे की ओर देखने आप विक्षेपित हो जाएगी और यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से जो है इसके चारों ओर फिर वही जो है इसकी जो है एन की आप डायरेक्शन करेंगे तो ये जो है इनको मिलाते हुए खींचेंगे तो ये इस तरीके से फिर से एक जो है क्या बन जाएगा, वृत्ताकार लूप बन जाएगा। लेकिन अब की बार जो है इसकी जो डायरेक्शन होगी इस तरीके से होगी क्लॉकवाइज, पहले वाले में जो है एंटी क्लॉकवाइज हो रही थी। तो इस तरीके से जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इस पे प्रवाहित धारा, यहाँ पर जो धारा प्रवाहित हो रही है इसमें जो धारा की जो है दिशा आई जो है नीचे की ओर थी, तो इस पे जो है लूप हमारे पास ये वाला डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारे पास जो है लूप बन रहा है। तो यानी इसके चारों ओर क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो ऑरेस्टेड ने जो है इस प्रयोग को किया और देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, इसी वजह से चुंबकीय सुई विक्षेपित हो रही है। यहाँ पर जो है इस तरीके से हम इस प्रयोग को देखें, यहाँ पे अगर हमारे पास जो है जो हमने चालक तार लिया उसको हम बैटरी से जोड़ेंगे, लेकिन अब की बार हमने जो है जो समतल है इस समतल में हमने क्या करना है, लोहे की चूर्ण हम कहें या जो है हमारे पास जो हमने लोहे के बारीक छीलन जैसे जो है उनको चूर्ण को हमने जो है इस पे डाल दिया, इस पे जो है इसके जो तार के चारों ओर हमने इसको फैला दिया
तो ये जो है यहाँ पर इस तरीके का गुण आएगा। अभी यहाँ पे देखेंगे तो, क्योंकि हमने बताया कि जो है इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जैसे हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। उससे पूर्व जो है अभी तक यहाँ पर जो है कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं है जब तक हमने धारा प्रवाहित नहीं की। लेकिन जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिसकी वजह से ये चूर्ण जो हमारे पास है, जो हमारे ये जो है बारीक जो लोहे की छिलन है, ये जो है क्या हो जाएगी, एक सर्कल के लूप के तरीके से फैल जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर मैं जैसी बैटरी से जोड़ा तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जो है करंट इसमें से जैसी बहेगी, यहाँ पर जो है इस तरीके का जो है आप देख रहे होंगे, ये जो चूर्ण था ये जो है चारों तरफ गोलाई में आपको दिख रहा होगा वृत्ताकार इस तरीके से जो है फैल जाएगा। तो इस तरीके का प्रयोग आप करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है बैटरी से जैसे हमने इसमें धारा प्रवाहित करी और एक जो है उसको तार को जो है उसके गत्ते के अंदर से हमने डाला और उस गत्ते में हमने जो है इस लोहे के चूर्ण को हमने, जिसको हम छीलन कह सकते हैं, उसको रखा। तो वहां पे जैसी धारा प्रवाहित करेंगे तो इस तरीके का जो है पैटर्न आपको दिखाई देगा। तो इससे पता लगता है कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो सन 1820 में जो डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक थे हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने अपने प्रयोग में देखा कि एक सीधे तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पास रखी हुई चुंबकीय सुई में विक्षेप प्राप्त होता है। तो उसके सामने जो चुंबकीय सुई रखी थी उसमें जो है विक्षेप उत्पन्न हो रहा था। कब? जब उसमें चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है इस प्रयोग से? गतिमान आवेश, जिसको हम धारा भी कहते हैं, क्योंकि जो है गतिमान आवेश के प्रभाव के कारण ही धारा उत्पन्न होती है। धारा अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, ये हम उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो गतिमान आवेश अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है इस प्रयोग में निष्कर्ष निकाला। तो ये जो है बहुत ही जो है अनोखा प्रयोग उन्होंने किया ओरस्टेड ने, और उसके बाद जो है कई क्रांति इसमें जो है विद्युत के क्षेत्र में जो है इसमें आई। तो हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड के प्रयोग से आगे जो है कई जो है मार्ग खुले विद्युत के क्षेत्र में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के रूप में। तो यहाँ पे हमारे पास हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड का प्रयोग था जिसमें चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र चालक तार की धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न हो जाता है। अब हम इसके बाद अगली जो हमारे चुंबकीय बल के अंतर्गत स्रोत और क्षेत्र, तो स्रोत की हम जो बात करते हैं, जैसे हमने जो है बात करी विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र हमारे पास जो उत्पन्न होता है वो आवेश के कारण होता है। किसी धनावेश के कारण उसकी जो बल रेखाएं निकलती है लंबवत भार की ओर निकलती हैं, तो वो बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। तो हमने जो है बल रेखाएं के हमने बारा, तो उसका स्रोत आवेश, जो विद्युत क्षेत्र का जो स्रोत था वो हमारे एक स्थिर आवेश है, बिंदु आवेश को हम कहते हैं। स्थिर आवेश के कारण जो बल रेखाएं निकल रही थी वो हमारा जो है स्रोत क्या था, उसमें वहां पर हमारे पास जो आवेश था वो स्रोत था, जिसकी वजह से जो बल रेखाएं निकली थी उस दिशा में विद्युत क्षेत्र उसको स्पर्श करती हुई हमेशा लंबवत जो है दिशा में विद्युत क्षेत्र जो है हमारा प्रदर्शित कर रहा था। लेकिन यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की जब हम बात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो है कब जो है उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे हमने एक चीज देखा, चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न हो रहा है, जब आवेश गतिमान हो। तो यहाँ पे हम जो है हमारा जो अध्याय का नाम ही है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो आवेश गतिमान होगा तभी जो है चुंबकत्व का जो गुण आएगा, उसमें चुंबकीय जो गुण आ रहा था वो आवेश क्या होना चाहिए, गतिमान होना चाहिए। तो आवेश Q जो कि विद्युत क्षेत्र का स्रोत है और एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न करता है। तो हमने कहा जो आवेश प्लस Q आवेश लेंगे तो उसकी बल रेखाएं बाहर की ओर, माइनस होगा तो अंदर की ओर प्रवेश करते होंगी। तो यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र जो है E उत्पन्न करता है और इसका जो मान होता है E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हम अध्याय 1 में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इतना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है Q आवेश। आवेश Q के इस क्षेत्र से अन्य क्रिया करके एक बल F का अनुभव करता है। तो जो आवेश Q है जब इस क्षेत्र में रखा जाता है, तो विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर F जो बल लगता है, एक बल का अनुभव करता है। अगर दोनों समान आवेश होंगे तो उस पर जो है आकर्षण बल लगेगा, विपरीत होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ पे जो है आवेश जो है एक बल का अनुभव करेगा और वो F बराबर कितना था, QE। यहाँ पर हमने जो है अध्याय 1 में इसको हमने इस पर चर्चा की थी। इस पर लगने वाला जो F होगा, बल होगा, वो F बराबर QE होगा। E बराबर F अपॉन Q से, F बराबर QE। E का मान यहाँ से हम रख लें, E का मान यहाँ से हमने रखा तो ये हो जाएगा Q, स्मॉल q और कैपिटल Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और एकांक वेक्टर r। एकांक वेक्टर r क्या बताता है, उसकी जो है बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो लगने वाला बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो यहाँ पे हमारे पास F बराबर जो है QE हो जाएगा और Q अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और एकांक वेक्टर आर। तो ये इस तरीके से जो इस पे लगने वाला बल की हमने जो है गणना करी। अब जब हम चुंबकीय बल की बात करेंगे, जो हमारा है यहाँ पे टॉपिक, हमारा जो चुंबकीय बल है वो किस तरीके से उत्पन्न होगा। जिस प्रकार स्थिर आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, विद्युत धाराएं अथवा गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। तो हमने कहा जिस प्रकार से जो है स्थिर आवेश हमारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, उसी प्रकार से जो गतिमान आवेश है, आवेश गतिमान होगा। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि आवेश जब गतिमान होगा तभी जो है उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। जब तक आवेश गतिमान नहीं था, यानी जब तक उसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, तो उसके चारों ओर कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्रोत और क्षेत्र के बारे में हमने इसमें समझा। यहाँ पर हम कहें जिसे बी आर से हम उसको प्रदर्शित करते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र है पी आर माने उस स्थिति में, आर स्थिति में जो है उस वहां पर उसका जो बिंदु आर पर जो है इसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बी आर हो जाएगा, द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। तथा यह भी सदिश क्षेत्र है। ये भी कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र भी सदिश राशि है। और इसको जो है बी से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र को ई से, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। यह अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। जैसे हमारा विद्युत क्षेत्र में जो अध्यारोपण का सिद्धांत का पालन कर रहा था, उसी प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र भी जो है अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है, इस अध्यारोपण का सिद्धांत इस प्रकार है। बहुत से स्रोतों का चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक व्यष्टिगत स्रोत के चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होता है। यानी जो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र हमारे निकलेंगे, उनका अगर हम बीजगणितीय जब हम सदिश योग कर लेंगे उनका, तो हम जो है चुंबकीय क्षेत्रों को जो है जब हम सदिश योग करेंगे, चुंबकीय क्षेत्रों का जो सदिश योग करेंगे, तो यही क्या कहलाएगा, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाएगा। यही हमने जो है अध्याय 1 में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में हमने समझा था। तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, तो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है इसमें यही बताता है कि जो बहुत से स्रोतों के द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, वो अलग अलग स्रोतों के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उनका सदिश योग के बराबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र और लॉरेंज बल, अब हम इसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र और लॉरेंज बल पर हम चर्चा करेंगे। क्या है लॉरेंज बल और चुंबकीय क्षेत्र जो है किस तरीके से उत्पन्न होगा। तो ये लॉरेंज, इनका जो नाम है, इनके नाम से ही जो है लॉरेंज बल पड़ा। और उस लॉरेंज बल को हम समझेंगे, ये भी डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक है। तो इन्होंने जो है क्या लॉरेंज बल किस तरीके से प्रदर्शित किया उसको हम यहाँ पे समझें। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र ई आर, यानी किसी आर स्थिति पर जो है विद्युत क्षेत्र कितना है, ई है, तथा चुंबकीय क्षेत्र बी आर, दोनों की उपस्थिति में कोई बिंदु आवेश क्यू वेग v से गतिमान तथा किसी दिए हुए समय t पर r स्थिति पर विद्यमान है। तो हमारे पास किसी क्षण t पर हमने लिया और उसकी स्थिति क्या है, r है, और किस वेग से गति कर रहा है आवेश, v वेग से। तो v वेग से गति कर रहा है और उसमें जो है किस में कर रहा है गति, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को हमने बी आर से दिखाया, विद्युत क्षेत्र को हमने ई आर से दिखाया। तो यानी ई यानी स्थिति आर पर है, तो ई से भी हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। आर तो हमारी क्या हो जाएगी, पोजीशन हो जाएगी, यानी इसकी स्थिति हो जाएगी। बी आर हमारा चुंबकीय क्षेत्र। उन दोनों में अगर हमने आवेश रखा है, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में जब आवेश रखा होगा, गतिमान आवेश होगा, तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा। तो उस बल को हम देखेंगे कितना होगा। किसी आवेश के ऊपर इन दोनों क्षेत्रों द्वारा आरोपित बल को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, F बराबर Q ब्रैकेट में ई आर प्लस V क्रॉस बी आर वेक्टर क्लोज बराबर हो जाएगा F विद्युत प्लस F चुंबकीय, यानी जो है इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम कहेंगे F E प्लस F B। तो E हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स और B हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो विद्युत बल लग रहा है और जो चुंबकीय बल लग रहा है, इनका योग हम देखें तो F E, हमने जो अभी हमने बताया था, F E बराबर हमारे पास होता है Q वेक्टर E। यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे F E बराबर क्या होता है, Q वेक्टर E। और यहाँ पे हमारे पास जो आवेश जब गतिमान होगा, तो उस पे जो लगने वाला बल हो जाएगा, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। तो ये होता है इसका मान V क्रॉस B, Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। तो ये जो है V क्या है, जिस वेग से वो गति कर रहा है, क्रॉस B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इन दोनों में हम देखें, ये वाला बल हमारा जो है ऊपर वाला बल विद्युत क्षेत्र है, नीचे वाला बल हमारा मैग्नेटिक फोर्स है, यानी चुंबकीय क्षेत्र है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो Q दोनों में कॉमन आ रहा है, इसलिए हमने Q को हमने बाहर ले लिया है। तो Q हमारा बाहर आया, तो E प्लस V क्रॉस B ये बचेगा बराबर, यही हमारा F विद्युत प्लस F चुंबकीय कहलाएगा। और ये जो F
विद्युत और F चुंबकीय है, ये इन दोनों का योग ही जो कुल बल हमारे पास आता है, नेट परिणामी बल आता है, उसी को हम लॉरेंज बल कहते हैं। इस बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। यही बल क्या है, कहलाएगा हमारा लॉरेंज बल कहलाएगा, जब कोई आवेश इसी चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र दोनों में रखा है तब उस पर लगने वाला बल हो जाएगा F बराबर Q ब्रैकेट में E प्लस V क्रॉस B। यही जो है क्या कहलाएगा, हमारा लॉरेंज बल कहलाएगा। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया पर ध्यान दें तो हम निम्नलिखित विशेषताएं मिलती है हमें। तो हम जो है उसकी अन्योन्य क्रिया देखें चुंबकीय क्षेत्र में, हमने जो V वेग से जो आवेश जो है गतिमान है V वेग से, तो वहां पर हम देखेंगे कि जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है तो वो जो है किस प्रकार से व्यवहार करेगा। तो यहाँ यह Q V तथा B कण के आवेश, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो कण का आवेश जो है किस किस पर निर्भर कर रहा है, V तथा B पर। तो यानी किस वेग से गति कर रहा है और किस जो है चुंबकीय क्षेत्र में, तो वहां पर निर्भर करता है। ऋणावेश पर लगने वाला बल धनावेश पर लगने वाले बल के विपरीत होता है। ये हम पहले से जानते हैं इसमें कि जो ऋण आवेश पर लगने वाला बल है वो धनावेश पर लगने वाले बल के विपरीत होता है। जैसे चुंबकीय क्षेत्र में हमारे पास जो बल लगा है धनावेश, उस पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है, ऋणावेश है तो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो ये जो है हमेशा दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत दिशा में होता है। तो ये जो, क्योंकि हमारे पास अभी जो सूत्र आ रहा था Q V क्रॉस B यानी जो आवेश है इन दोनों पर निर्भर करता है। चुंबकीय बल हमारा जो निकलेगा इसमें Q ब्रैकेट में V क्रॉस B। तो ये देखा गया कि जो है चुंबकीय बल का जो सूत्र आया Q ब्रैकेट में V क्रॉस B, ये हमारा जो है वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश गुणनफल होता है। इनका जो वेग है और चुंबकीय क्षेत्र है उनका जो गुणनफल है वो हमारा कैसा होता है, सदिश गुणनफल होगा। कैसा गुणनफल है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो हमारे पास सदिश गुणन है, इन दोनों का जो क्रॉस वेक्टर आता है तो ये जो है कैसा गुणन कहलाता है, सदिश गुणनफल कहलाता है। कक्षा 11 में आप इसमें चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो है V क्रॉस B आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। तो किसी चुंबकीय जो हमारे पास जो V वेग से गति कर रहा होगा उस पर जो लगने वाला बल होगा Q ब्रैकेट में V क्रॉस B होगा। जब बल वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जब हमारे पास जो है बल वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है, तो बल हमारे पास है और वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के दोनों के लंबवत होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे पास दक्षिण हस्त नियम से, या हम इसको जो है इसकी जो दिशा निकलती है वो हमारी निकलती है दक्षिण हस्त नियम या पेंच के नियम से। तो दक्षिण हस्त नियम हमारे पास है इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास इस दिशा में हमारे पास ये जो आवेश दिखा रहेगा प्लस Q आवेश, ये V वेग से इस दिशा में चल रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की इस दिशा में थीटा के दिशा में, तो B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हम इसकी उंगलियों को हमारे पास जो होगा हम इसको जो है इस तरीके से घुमाएंगे अपनी उंगलियों को इस तरीके से, जिस दिशा में V जो है हमारा B की डायरेक्शन में आना चाहिए। तो V जो है आवेश जो है किस दिशा में आएगा, B की दिशा में। तो इस तरीके से हमने उंगलियों को अपने जो है घुमाया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो अंगूठे की जो दिशा होगी वो क्या प्रदर्शित करेगा, बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये जो है बल F को प्रदर्शित करने वाला है यहाँ पे। तो इसको आपने ध्यान रखना है कि जो है ये दक्षिण हस्त नियम कहलाता है। तो राइट हैंड रूल में हम अपनी उंगलियों को इस तरीके से मोड़ते हैं कि जो है चुंबकीय क्षेत्र जो V का मान है वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, B की डायरेक्शन में, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। तो तब हमारा जो अंगूठे की जो दिशा होगी वो बल की दिशा बताएगा। तो यहाँ पर जो है वही वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत होता है। सदिश गुणनफल चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल को समाप्त कर देता है, शून्य कर देता है। तो उसका जो मान आएगा वो जो है क्या हो जाएगा, V क्रॉस B, उसके द्वारा जो है क्या हो जाएगा, बल जो है लगने वाला बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखें कि जो है वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों अगर लंबवत होंगे तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन अभी हमने बताया कि जो F जो है Q V क्रॉस B, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का जो है उस पर लगने वाला बल होता है। V क्रॉस B हटता है यहाँ पे, तो ये हो जाता है इसका मान VV साइन थीटा, VV साइन थीटा। तो इसके बाद हम यहाँ पे देख ले, जब वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर होती है, तो वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के समांतर होती है यानी एक ही दिशा में होगा, तो उस समय जो है यहाँ पे आप देखेंगे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। थीटा का मान 0 हो जाएगा। तो उस समय जो है लगने वाला जो बल होगा इसकी दिशा सदिश गुणनफल क्रॉस गुणनफल के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार पेंच के नियम अथवा दक्षिण हस्त नियम द्वारा प्राप्त होती है। तो इसकी दिशा जो है हम किससे ज्ञात करते हैं, दक्षिण हस्त नियम से। ये जो राइट हैंड रूल हमने बताया
इस तरीके से हमारे पास ये जो दिशा बताएगी चुंबकीय क्षेत्र में जो इस पे जो है F लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगी। तो इस आवेश पर जो लगने वाला बल है लंबवत होगा, दोनों की गति के लंबवत हो जाएगा, v क्रॉस v के। तो ये जो है v क्रॉस v के जो है दोनों के लंबवत हो जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास तो इसकी जो दिशा होती है सदिश गुणनफल, इसको हम क्रॉस गुणनफल भी कहते हैं, के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार पेंच नियम या दक्षिणावर्त नियम से हम इसको प्राप्त करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो ये इस तरीके से जो है बी वाले चित्र में देखें तो यहाँ पे जो है प्लस आवेश दिखा रहेगा, यहाँ पे जो है माइनस आवेश है। तो ये जो है इस तरीके से जो है क्या कर रहा है, वी वेग से गति कर रहा है। इस पे चुंबकीय क्षेत्र ये जो हमारे पास कागज का तल लिया है उसके लंबवत है बाहर की ओर। तो इस पे जो लगने वाला जो बल हो जाएगा ये इस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में बल होगा। तो ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो ये डॉट 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 इस तरीके से बन रहा है। तो ये जो है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज हम इसको वामावर्त दिशा में कहेंगे। तो ये वामावर्त दिशा में क्या करेगा, गति करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इस पे जो लगने वाला बल है तो इस तरीके से इसमें ये गति करेगा। यहाँ पर जो है अगर हमारे पास धनावेश है तो धनावेश पे जो है लगने वाला बल इस तरीके से होगा अंदर की ओर। तो ये जो है इस तरीके से इस डायरेक्शन में ये क्या करेगा, गति करेगा। तो ये जो है आगे हम इसमें पढ़ेंगे, इस पे अभिकेंद्र बल कार्य करता है। तो ये जो है यहाँ पर हमारे पास जो धनावेश है अगर v वेग से गति कर रहा है और ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे किसी तल पर है, तो इस वाले तल पर v बराबर हमारे पास हो सकता है इसमें F/q_v, क्योंकि अगर हमारे पास जो लंबवत होगा तो साइन थीटा का मान जो है 1 हो जाएगा, साइन 90 1 हो जाएगा। तो हमारे पास F बराबर QV, तो B बराबर क्या बचेगा, F/QV। इससे इसका मात्रक हम देखें, B का जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर है। इसका जो मात्रक हो जाएगा, F का मात्रक हो गया न्यूटन, जो है हमारे पास जो है Q का मात्रक है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम, और V का मात्रक मीटर पर सेकंड होगा तो सेकंड ऊपर चला जाएगा। तो इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर। इस मात्रक को टेस्ला कहते हैं, ये जिसे निकोला टेस्ला के नाम पर रखा गया। तो ये जो वैज्ञानिक हैं, भौतिक वैज्ञानिक है, उनको जो है नाम से निकोला टेस्ला आपने नाम सुना है, उनके नाम से जो है इसको नाम रखा गया है टेस्ला। और इसका जो मात्रक होगा न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर होगा। और इसको हम एक अन्य मात्रक होता है गॉस में भी हम इसको रखते हैं। तो गॉस बराबर होता है 10⁻⁴ टेस्ला। एक गॉस बराबर कितना हो जाएगा, 10⁻⁴ टेस्ला। अभ्यास प्रश्नों में जहाँ पे गॉस होगा उसको हम टेस्ला में बदलेंगे, तो वहां पे 10⁻⁴ से हम गुणा कर देंगे। तो एक गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला होता है। विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, इसके बाद हम जो चर्चा करेंगे कि अगर विद्युत धारावाही चालक पर जो चुंबकीय बल है कितना बल लगेगा। एक चालक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जिस तरीके से हमने पूर्व में भी हमने इसमें चर्चा की थी, यहाँ पे हमारे पास एक चालक तार लिया है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है और लंबाई l है। l लंबाई का चालक तार है, और जैसे हमने इसमें v वोल्ट का विभवांतर स्थापित करा तो इस पर जो है एक नियत वेग, जिसको हमने अपवाह वेग कहा था, vd वेग से जो है क्या करेंगे, ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है इसको भी हम कह सकते हैं प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। और ये vd वेग से क्या कर रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र हमारे पास इधर की तरफ है। यहाँ पे अगर आपने इसको एक्स वाई चालक लिया तो y से x दिशा में हमारे पास जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा है, लेकिन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो x से y दिशा में जो है F जो बल लग रहा है उनपे, उसकी वजह से जो है क्या कर रहे हैं, vd वेग से गति कर रहे हैं। तो ये जो है vd वेग से गति करेंगे। तो ये हमने जो है इसमें पूर्व कक्षा में हमने इसमें चर्चा की थी इसमें। तो इसमें जो लगने वाला अनुगमन वेग यहाँ पर हमें जो है उसकी आवश्यकता होगी, तो वहां पे हम इसको देखेंगे। तो ये जो एक्स वाई चालक लिया हमने, इसकी जो लंबाई है l तथा एक समान अनुप्रस्थ काट a की किसी क्षण पर विचार करते हैं। ये हमने जो है एक अनुप्रस्थ काट a लिए और इसकी जो लंबाई है चालक तार की l लंबाई है। इसकी इन गतिशील आवेश वाहकों की संख्या घनत्व n है। इसमें प्रति एकांक आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या n है। तो पूरे आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, आयतन हमें जो है इसमें ध्यान रखना है, जो आयतन हो जाएगा a × l। इस पूरे चालक तार का आयतन कितना हो जाएगा, a × l हो जाएगा। l लंबाई का चालक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। तो ये जो पूरा इसका जो आयतन आएगा वो आयतन हमारे पास हो जाएगा a × l। ये होता है इसका अनुप्रस्थ काट का चाल। जो हमारे पास चालक है वो बेलनाकार होगा। बेलन का जो आयतन होता है πr²h, πr² यानी जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a होता है। इसका जो हमारे पास जो चालक तार हमें आगे से दिखाई देगा वृत्ताकार, उसका क्षेत्रफल πr², h की जगह l हो जाएगा, इसलिए हमारे पास al उसका आयतन आता है। तो एकांक आयतन में n है, तो इस पूरे आयतन में कितने हो जाएंगे, तब चालक में कुल गतिशील आवेश वाहकों की जो संख्या होगी n l a।
या NaL भी हम इसको कह सकते हैं। तो NLA, तो इसमें जो कुल चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे NLA। इतने हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुल आवेश जो हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति एकांक आयतन में n थे, तो पूरे आयतन में कितने हो जाएंगे NLA। प्रत्येक गतिशील आवेश वाहक जो है अपवाह वेग Vd है, उसके जो अपवाह वेग है Vd, तो किस वेग से गति कर रहा हो, Vd वेग से गति कर रहा है। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B की उपस्थिति में इन वाहकों पर बल, अब हमने जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हमने लिया और उन पर जो लगने वाला बल, क्योंकि हमारे पास जो है विद्युत धारावाही चालक पर हम जो है क्या कर रहे हैं, चुंबकीय बल, कितना चुंबकीय बल लगेगा, तो वहां पे हमने जो है चालक तार लिया है जिसमें हमारे पास जो है धारावाही यानी उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, पहले से इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, हमने क्या किया, वो किसकी वजह से हो रही है, V वोल्ट विभवांतर स्थापित करने से। अब इसमें जब धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न जो होगा, इसकी वजह से जो है क्या होगा, एक बाह्य चालक हमने जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में इसको रखा हुआ है, तो ये जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B में रखा है, तो इस पर एक बल लगेगा, उस बल को ही हमें जो है यहाँ पे परिकलन करना, उसी की हमें गणना करनी, उसी को हमें निकालना है। तो F बराबर हो जाएगा NLA इंटू Q इंटू VD इंटू B। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस पे लगने वाला जो बल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों पे, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला बल है QVD क्रॉस B, ये हमारे पास एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल है, क्योंकि एक मुक्त इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति कर रहा है, वैसे हमारे पास V क्रॉस B हमने निकाला था, तो VD क्यों लिया होगा हमने, क्योंकि अब V वेग से नहीं गति कर रहा हो, किस वेग से गति कर रहा है, VD वेग से, अपवाह वेग से, तो VD वेग से गति कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिया, VD क्रॉस B। B चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, तो एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पे हमारे पास जो लगने वाला बल होगा इतना होगा, लेकिन हमारे पास जो कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, NLA। पूरे आयतन में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, एक पर जो है इतना बल लग रहा है, एक पर इतना बल लग रहा है, तो पूरे NLA पे कितना लगेगा, तो आप जो है क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, NLA इंटू Q VD क्रॉस B। विद्युत धारा घनत्व, यहाँ पे हमारे पास जो विद्युत धारा घनत्व जिसको हम J से प्रदर्शित करते हैं, J बराबर क्या होता है, NQVD। ये NQVD जो है हमारे पास J होता है NQVD, ये वाला जो मान है वो किसका मान है, J का मान है। और विद्युत धारा I बराबर NAQVD, इससे पूर्व हमने जो है इन पे चर्चा की है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध हमने निकाला था, I बराबर VDENA, वहां पे E आया था क्योंकि हमने जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन का आवेश हमने E लिया था, यहाँ पे हम जो है आवेश Q मान रहे हैं, तो आवेश Q पर जो लगने वाला बल अभी हम जो है Q लेंगे, बाद में अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो E भी हम उसको कर सकते हैं। अभी हमने आवेश Q लिया है, तो NAQVD, वही सूत्र यहाँ पे आ रहा है I का मान यहाँ पे हमारे पास, तो यहाँ पे हम जो है इसको NAQVD की जगह हम क्या रख देंगे, I रख देंगे। तो यहाँ पे अतः F बराबर हो जाएगा NQVDLA इंटू B क्रॉस B। तो यहाँ पे हमने क्या किया, VD को इसके अंदर गुणा कर दिया एक साथ, NQVD और LA इंटू B। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, ये जो आएगा NQVD, ये वाला जो मान है NQVD किसका मान है, धारा घनत्व का J, तो इसका जो मान आएगा JLA क्रॉस B। तो ये जो J है ये सदिश राशि है, डार्क उसमें दिख रहे होंगे आपको, तो B भी कैसी राशि, सदिश राशि है, तो ये हमने जो है JLA क्रॉस B, इस तरीके से जो हमने विद्युत बल हमने निकाला, इसको हम जो है I के रूप में हम भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो धारा घनत्व बताया था J बराबर I अपॉन E, एकांक क्षेत्रफल में जो धारा प्रवाहित होती है वही क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो I अपॉन A जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह J इंटू A को, J इंटू A को आप क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं, J इंटू A को, तो J इंटू A को आपने क्या लिख दिया, I लिख दिया, तो ये आ जाएगा IL क्रॉस B। तो ये जो सूत्र आता है F बराबर IL क्रॉस B, उस धारावाही चालक पर लगने वाला बल है जिसकी लंबाई L है और जो चुंबकीय क्षेत्र B में रखा हुआ है, और उसमें जो धारावाही चालक जिसमें धारा कितनी बह रही है, I एम्पेयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस पर लगने वाला बल क्या है, IL क्रॉस B। अब यहाँ पे जो है L क्रॉस B आया, अगर आपको जो है चालक तार थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया, तब आपने इसको जो है क्या कर देना, ILB साइन थीटा, यहाँ पे जो है ILB साइन थीटा या IBL साइन थीटा ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये ILB साइन थीटा, आप थीटा का मान रख दीजिए उसमें, और जितने भी कोण पर रखा है उससे आप क्या निकालेंगे, लगने वाले बल की आप गणना कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है
विद्युत धारावाही चालक पर जो चुंबकीय बल है वो कितना बल लगेगा, उसको जो है F बराबर I L क्रॉस B हमने ज्ञात किया। किस तरीके से हमारे पास एक चालक तार से जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा उस पर लगने वाला बल है, उससे संबंधित हम अभ्यास प्रश्न एक देख लें। एक्सरसाइज क्वेश्चन यहाँ पे हम देखें, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाते हुए रखा गया है। इसकी एकांक लंबाई पे लगने वाले बल का परिमाण और इसकी दिशा क्या है। तो हमें जो है एकांक लंबाई पे लगने वाले बल का मान निकालना है। अभी हम जो बता रहे थे चालक तार, उसका जो सूत्र अभी हमने देखा, वहां पर अब की बार जो है चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण बनाते हुए रखा गया चालक तार। तो यहाँ पे हमारे पास जो दिया है हम उसको पहले जो है लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया है I विद्युत धारा 8 एम्पियर है, ये जो I है विद्युत धारा 8 एम्पियर, और चुंबकीय क्षेत्र B 0.15 टेस्ला, ये हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है। और थीटा कितने कोण बनाते हुए रखा गया, 30 अंश, थीटा बराबर 30 अंश। और L कह रहा है 1 मीटर, एकांक लंबाई पे हमें निकालना है, यानी L का मान 1 मीटर लेंगे। तो प्रति मीटर लंबाई पे लगने वाला बल हमारा तभी निकलेगा जब हम L का मान 1 ले लेंगे। तो तार पर लगने वाला जो बल होगा उसका सूत्र अभी हमने देखा था, F बराबर IBL साइन थीटा। F बराबर IBL साइन थीटा से यहाँ पे हम सारे मान रख लें। F बराबर I की जगह 8, B की जगह 0.15 टेस्ला, L का मान 1 और साइन 30 साइन 30, क्योंकि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2 रखेंगे यहाँ पे आप। तो यहाँ पर 1/2 रखा आपने, जैसे यहाँ पे इसका मान, तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा, 2 से 8 4 बार कटेगा, 15 चको 60 यानी 0.6। तो ये जो है इसका मान आ जाएगा 0.6 न्यूटन पर मीटर। तो इस पे जो लगने वाला बल है 0.6 न्यूटन प्रति मीटर पे, यानी एकांक लंबाई पे पूछ रहा था तो हमने प्रति मीटर में इसका जवाब दे दिया कि प्रति मीटर पे लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 0.6 न्यूटन या 0.6 न्यूटन पर मीटर। इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा हमने बताया था दक्षिणास्थ नियम से निकालेंगे। इसकी जो क्षेत्र की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र और धारा की दिशा के लंबवत होगी, और ये हम किससे निकालते हैं, दक्षिणास्थ नियम से। तो आज हमने जो इन बिंदुओं पे जो है चर्चा करी, तो उससे संबंधित हम देखेंगे कितना हम समझ पाए हैं। गतिमान आवेश अपने चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। जब आवेश गतिमान होता है तो उसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है, और स्टेट के प्रयोग से चुंबकीय क्षेत्र, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि आवेश गतिमान नहीं है, v का मान 0 हो, तो उस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा। अगर आवेश गतिमान नहीं है तब उस पर लगने वाला बल F बराबर Q V क्रॉस B से, Q V B साइन थीटा से, v का मान 0 होगा तो F भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला देखें, इसमें किसी आवेश Q पर दोनों क्षेत्रों द्वारा आरोपित कुल बल को क्या कहते हैं। दोनों क्षेत्र माने चुंबकीय क्षेत्र भी और विद्युत क्षेत्र भी। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों पे अगर लग रहा है तो उस वाले बल को क्या कहते हैं, आवेश Q पर लॉरेंज बल। तो ये लॉरेंज बल जो कुल बल है वो क्या कहलाता है, हमारा लॉरेंज बल। F बराबर विद्युत प्लस और F चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल और विद्युत बल का जो योग है वही क्या कहलाता है, हमारा लॉरेंज बल कहलाता है। आज हमने इन बिंदुओं पे चर्चा करी, और स्टेट का प्रयोग, चुंबकीय बल, स्रोत और क्षेत्र इसके अंतर्गत, चुंबकीय क्षेत्र और लॉरेंज बल, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, और अभ्यास के प्रश्न हमने जो है किए, इन बिंदुओं पर हमने चर्चा करी। इससे संबंधित हम देख पाएंगे, हम जो है जान पाए कि इसको जो है आप घर में करने का प्रयास करें। अपने घर में लगी इलेक्ट्रिक घंटी, जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल होती है, का अवलोकन कीजिए, उसे देखिए, इसके परिपथ को देखते हुए पता लगाए कि यह कैसे कार्य करती है। जो हमारे डोर बेल होती है उसको जैसी बेल बजाते हैं तो उसकी जो आवाज़ आती है, तो उसको आप देखिए कि जो है उसमें कौन सी जो है किस प्रकार से वो कार्य करता है इलेक्ट्रिक बेल। तो वहाँ पर जो है इसको जो है ये हमारे जो चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की हम जो बात कर रहे हैं उससे आप देखिए कि वो जो है किस तरीके से बेल कार्य करती है। तो भौतिक विज्ञान शिक्षण में आज हमने इन बिंदुओं पे चर्चा करी। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।